एबीआई से मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ प्रमुख समाज सेवी मंजूलता जी के आवास पर मौजूद हूँ और आज उनसे साक्षात्कार में ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने ऊपर जो आत्मकथा भी लिखी है और समाज के लिए उनका बड़ा योगदान रहता है, समाज सेविका हैं। एक परिवार में रहने के बावजूद भी उन्होंने इस ऐसे कार्य किए हैं जो समाज के लिए प्रेरणा बनने वाले हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि उनके मौलिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में किस तरीके की बाधाएं आई थी या नहीं आई थी, किस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनसे जानना चाहते हैं। मंजूलता जी, आप समाज सेविका हैं और समाज में महिलाओं को एक जमाने में कभी भी घर से निकलने का अधिकार नहीं था, लेकिन आपने फैमिली होते हुए आपने विभिन्न पत्रिकाओं में आपने लेख लिखे, अखबारों में लेख लिखे। आप जो है ऐसी मतलब ऐसे पिता की पुत्री हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। और उस समय जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते थे वो उनकी कार्यशैली पर होते थे, लेकिन आप ऐसे धन्य हैं। आप जिस घर में पत्नी बनकर आई, जिस घर की बेटी हैं, आप धन्य हैं। वो घर बहुत बहुत बधाई हो। आज वो आप हमारे साथ एबीआई के साथ वार्ता कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके का महसूस कर रही है जो आप जिस असल में क्या था कि जो मेरी फैमिली थी, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, मेरे बाबा, सभी लोग मेरे परिवार में पढ़े लिखे थे। तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरे परिवार में कोई बाउंडेशंस थी, शुरू से बाउंडेशंस नहीं थी। और मेरे फादर जो थे, मैं आज गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थे। और आपने सही कहा कि जिस तरह से पहले कार्यशैली पर पुरस्कार दिए जाते थे, आज वो चीज़ें बिल्कुल बदल गई, आप जानते हैं। तो मुझे बहुत ही गर्व है। और मेरे फादर का जो कहना था, उन्होंने कभी हमें बेटों की तरह ही पाला, कभी बेटियों की तरह नहीं पाला। कहने का मतलब ये नहीं कि हमको उन्होंने एक बेटे की तरह संस्कार दिए कि आपको डरना नहीं है, आपको बाहर निकलना है और आपको सब कुछ जानना है दुनिया में क्या चल रहा है। उस हिसाब से आपको सावधानी बरतनी है, आपको पढ़ना है और आपको आगे बढ़ना है। अच्छा मंजूलता जी, जिस तरीके से आपने ये काम करने की प्रेरणा आपको मिली है जी, तो इसमें कोई प्रतिबंधित भी किया गया आपके पति द्वारा? नहीं, मेरे पति द्वारा मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे पति ने मुझे कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया। और प्रतिबंध की तो छोड़िए, मैं अगर किसी कार्यक्रम में नहीं गई हूँ और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है तो मुझे उनसे कभी परमिशन लेने की जैसी आवश्यकता नहीं हुई है। और मैं बिना परमिशन के भी किसी कार्यक्रम में गई हूँ तो उन्होंने मुझसे कभी ये प्रश्न नहीं किया, चाहे मैं रात में कहीं भी हूँ। उन्हें इतना विश्वास है कि अगर मैं लेट नाइट कहीं पर हूँ तो बहुत ज़रूरी काम होगा, क्योंकि उनकी खुद की सर्विस ऐसी है कि वो सुबह 6 या 7 बजे निकले। और जब हमारी बिल्कुल नई शादी हुई थी तो वो 6 बजे या 7 बजे घर से निकल जाते थे और लगभग 12 बजे वो वापस लौटते थे। तो उस दौरान वो पूरी घर की जिम्मेदारी मेरी ही होती थी। और स्टार्ट से उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझ पर इतना विश्वास किया कि सारी जिम्मेदारी मैंने घर की अपनी उनके हिसाब से मैंने ठीक संभाली और वो संतुष्ट है। अच्छा मंजूलता जी, जिस तरीके से समाज में एक जो है अभिशाप है दहेज जी, तो लोग दहेज के नाम पर रिश्तों को तोड़ देते हैं जी, अधिक मात्रा में दहेज न मिलना और मेलजोल ना होना, तो लोग तोड़ दे। इसके लिए क्या प्रक्रिया समाज को अपनानी चाहिए? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि हमको अपने बेटों को भी शिक्षित करना चाहिए और शिक्षित करने से पहले उन्हें सुशिक्षित करना चाहिए और उनको संस्कार देना चाहिए जो आजकल की पीढ़ी चाहती नहीं है, बल्कि संस्कारों को वो एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल जैसे शब्द को से यूज़ करते हैं। तो वो इमोशनल ब्लैकमेल जो शब्द है, वो मेरा कहने का मतलब है हमारे मदर की, फादर की, बहन की, भाई की, सारे रिश्तेदारों की भावनाएं जुड़ी होती है उस बच्चे से, क्योंकि हमने भावनाओं के साथ पाला होता है उस बच्चे से, उस बच्चे को। तो और जब हम उसकी शादी करते हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, बड़े अरमानों से शादी करते हैं। हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, मतलब कोई भी माता पिता हो उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल इतना स्वार्थ होता है कि हमारा जो बच्चा है, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, उसकी हम जो शादी कर रहे हैं उसका घर बसे, वो अपने परिवार को अच्छी तरह से भरण पोषण करे और जो हमने संस्कार दिए हैं उसके हिसाब से वो चले और अपने माता पिता की, जो कि कहा भी गया है
कि बुजुर्ग की बच्चे जो होते हैं माता पिता की लाठी होते हैं। और मैं तो देख रही हूँ कि आजकल समाज बहुत बदल रहा है, माता पिता बहुत बदल गए हैं, वो बच्चों को बहुत फ्रीडम देते हैं, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि अगर हमारे साथ आपकी दिक्कत है तो आप अलग भी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हम अपना काम अपने आप कर सकते हैं। लेकिन आपने जो दहेज की बात उठाई है, मैं दहेज का बिल्कुल 100% बहिष्कार करती हूँ कि दहेज जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। दहेज का मतलब मैं बताती हूँ आपको, द प्लस हेज। द माने देना और हेज आपने सुना होगा, पहले हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे अरे बड़ा हेज दिखाते हो। तो वो ये है कि हमने सप्रेम जो भेंट किया है, हमने खुशी से जो अपनी बेटी के लिए घर गृहस्थी चलाने के लिए जो सामान दिया है, जो वो एक नए घर में जाके एकदम जोड़ नहीं पाएगी। और एक हमारे ये भी परंपरा है कि हम अपनी बेटी को खाली हाथों विदा नहीं करते हैं, तो हम प्रेम पूर्वक जो उसको गिफ्ट दे सकें, जो उसको हम क्या कहते हैं, एक क्या शब्द मैं यूज़ करूं, उसको हम भेंट दे सकें, तो वो वहाँ तक तो सही है। लेकिन हम ये कहें कि हमारे लड़के ने इंजीनियरिंग की है, हमारा लड़का डॉक्टर है और हमें 20 लाख चाहिए, हमें 50 लाख चाहिए, और जब वो नहीं मिलता है तो आप उनकी बेटी को परेशान करते हो, और मैंने देखा है कि कहीं कहीं हत्या तक भी कर देते हैं। मैं इस सब की दहेज प्रथा की बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करती हूँ। अच्छा मंजुलता जी, इस समय पूरा देश में ये चर्चा थी कि ये हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान देश था, लेकिन कृषि प्रधान देश से लोगों की निगाहें हट गईं। अब ये जातिगत देश हो गया है, जातिवादी व्यवस्था हो गई है, और ये जातिवादी देश हो गया है जहाँ जाति के नाम पर चाहे कार्यालय हो, चाहे संसद हो, चाहे समाज हो, चाहे गली हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, लोगों को अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या इस देश में जातिवाद के लिए सरकार कोई ऐसा, संसद में कोई ऐसा विधेयक लाया जिससे जातिवाद खत्म, सरकार को लाना चाहिए क्या? बिल्कुल लाना चाहिए। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जातिवाद जब हम जीवित होते हैं तब हम जातिवाद तो करते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है और उसके लिए ब्लड की ज़रूरत है तब तो कोई नहीं पूछता कि ये किस जाति के इंसान का ब्लड है, तब तो आप बिना पूछे चढ़ा लेते हैं। और जब हम कहीं रास्ते में हम बीमार पड़े हैं और हम इतनी ज़्यादा परिस्थिति में कि हमें पानी की आवश्यकता है, और कोई अगर हमें पानी पिलाता है, हम उसकी जाति तो पूछ के पानी नहीं पीते हैं, हमें कोई भी पानी पिला सकता है। हमें जब ईश्वर ने नदियों को हमारी तरफ से नहीं मोड़ा है, पानी हमारी तरफ भी किया है, अगर ईश्वर ने हमारे साथ ये अन्याय करना होता तो वो हमें सूर्य की रोशनी नहीं देते, वो हमें नदियों को हमारी तरफ नहीं मोड़ते, वो जमीन का टुकड़ा हमें नहीं देते, वो हवा हमें नहीं देते, वो सांस लेने के लिए हमें मजबूर घोट घोट के मार देते। लेकिन जब ईश्वर ने ये सब नहीं किया तो इंसान हमारे साथ अन्याय करने वाला होता कौन है? हम ये प्रश्न पूछते हैं। हम उस समाज से ये प्रश्न मैं करना चाहती हूँ जो छुआछूत के जैसे रोग को आगे बढ़ाते हैं और इस छुआछूत के रोग की वजह से लोगों से घृणा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप लाख रुपए के कपड़े पहन के निकलते हैं, उनके बनाए हुए जूते को आप पैर में पहन सकते हैं, तब तो आप स्पर्श नहीं होते हैं, क्यों पहनते हैं? आपने जब जूता डाला पैर में, आप स्पर्श किया आपने जूते को, तो तब आप अस्पर्शता क्यों नहीं मानते हैं? तब तो आपके लाखों रुपए के सूट की शान केवल जूता ही बढ़ाता है। आप सोच के देखिए, आप इमेजिन करके देखिए कि हम 1 लाख रुपए का सूट पहन के जा रहे हैं और नंगे पांव जा रहे हैं, आप इमेजिन करिए। तो मंजुलता जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि सरकार को एक संसद में एक विधेयक लाना, कहना चाहती हूँ कि जाति का कॉलम हर फॉर्म से खत्म कर दिया जाए, और जब फॉर्म से खत्म कर दिया जाएगा सरकारी लेवल पे तो जातिवाद खत्म स्वतः ही हो जाएगा। अच्छा जी, देखिए मुझे कुछ सामाजिक कार्य तो मुझे विरासत में भी मिले, और मेरे जो मामा जी थे वो मतलब वो इतने सामाजिक थे, और मैं नाना, मौसी, मामा, भाई, बुआ और चाचा, ताऊ और अपने माता पिता और यहाँ तक कि मोहल्ले वालों के, उनके सबके बीच में रह के मैं पली हूँ। तो वो चीज़ें मुझे हमेशा ध्यान रहती। मामा जी जो थे वो आपके मथुरा में से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया रहा,
मिलना कम हुआ, लेकिन जो उनकी एक छवि थी, मेरे फादर की जो एक छवि थी, वो मेरे हमेशा अंकित रही। कि एक बार ऐसा था कि मथुरा में पानी की टंकी फट गई थी, उससे लोगों के जाति विहीन समाज की रचना करनी चाहिए और हमारे अंदर कोई ऐसा वो सोच नहीं होना चाहिए कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अगड़ी है, ये पिछड़ी है। आखिर तो हम मानव हैं और मानवता तो सबसे पहला गुण होना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं। जब हम पशु जानवर दुखी होता है, परेशान होता है, सांत्वना मिले, तो क्या हम उन पशुओं से भी गुजरे बीते हैं? कि ये जाति के उन समाज के लिए आप क्या एक मंच पर लाने के लिए क्या बधाई देना चाहती हैं? जी, मैं तो उनको ये कहना चाहती हूँ कि उनको ये छोड़ देना चाहिए। जैसे बहुत सारे क्या कहते हैं आपके उपजातियां भी होती हैं ना, मुख्य जातियां भी होती हैं, तो उनको भी छोड़ के सारे समाज को, हम ऊंचे नहीं हैं, हम पिछड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुलता जी, आप ABI से बनी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी, आप आए।